मिलिट्री हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में वहां के 5 बेहतरीन डॉक्टर्स एक जवान को बचाने में लगे हुए थे। उस जवान का पूरा शरीर सुइयों से भरा हुआ था और वो खून से सना हुआ था। कंप्यूटर पर तो वो जवान जिंदा दिखाई दे रहा था, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों से जान चली गई हो। उसका शरीर एकदम बेजान लग रहा था। उसी इमरजेंसी रूम के बाहर खून से लथपथ 2 और फौजी अपने फटे हुए यूनिफॉर्म में हैरान परेशान दिख रहे थे। शायद वो डॉक्टर्स के बाहर निकलने के इंतजार में थे। जैसे जैसे ऑपरेशन का वक्त बीत रहा था, उन जवानों की हालत बद से बदतर हो रही थी। 2 घंटे के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार ऑपरेशन थिएटर का गेट खुला। दोनों फौजी और उनके कुछ साथी डॉक्टर्स की तरफ दौड़े। क्या वो ठीक है? सबने एक साथ कहा। 4 डॉक्टर्स वहां से सिर हिलाते हुए निकल गए, जबकि एक डॉक्टर वहीं रुककर उनके सवाल का जवाब देने लगे। हाँ, हमने उसे बचा लिया। ये सुनते ही वहां खड़े सारे फौजियों के चेहरे खिल उठे। सबको राहत की सांस आई, लेकिन उन फौजियों के टीम इंस्ट्रक्टर को लगा कि बात कुछ और है। वो पूरी तरह से ठीक तो हो जाएगा ना? टीम इंस्ट्रक्टर ने पूछा। उसके शरीर की चोटों की तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जो केमिकल उसको लड़ाई के टाइम पर दिया गया था वो खतरनाक है, और ऐसा हमने पहली बार देखा है। ये डिफेक्टिव केमिकल कैटेगरी में आती है। इसको बचाने में जो देरी हुई है उसकी वजह से ये केमिकल उसके ब्लड में मिल गया है और इसे वीक बना रहा है। डॉक्टर की बात सुनकर दोनों फौजी सुन्न पड़ गए। वीक होने से आपका क्या मतलब है? क्या इसका असर उसकी ताकत और परफॉर्मेंस पर पड़ेगा? दरअसल केमिकल पूरे शरीर में फैल गया है। अभी यह कहना मुश्किल है कि इस केमिकल का उसके शरीर पर क्या असर होगा, लेकिन इसका असर घातक भी हो सकता है। इसके साथ जो हुआ उसके लिए मुझे बहुत दुख है। देश के ऐसे जांबाज के साथ इस तरह की घटना होना वाकई हैरान करता है, डॉक्टर ने निराश होकर कहा। डॉक्टर की बात सुनकर दोनों फौजी और उनके साथी शॉक्ड थे। दोनों फौजियों के चेहरे पर 12 बजे हुए थे। तभी एक फौजी ने अपना आपा खो दिया और जोर से दीवार पर अपना हाथ दे मारा। कुछ ही पल में उसके दस्ताने से खून की बूंदें जमीन पर टपकने लगीं। सब मेरी गलती है। शिट! कबीर ने मुझसे कहा था, यह सब मेरी गलती है। वो अपनी बात कंप्लीट कर पाता कि उससे पहले ही टीम इंस्ट्रक्टर ने उसका कॉलर पकड़ लिया और उससे कहा, मैंने तुम्हें यह कितनी बार कहा है कि कबीर की ऑर्डर बिना सवाल किए मान लिया करो। और यह ऑपरेशन कोई आम ऑपरेशन नहीं था। फॉलो ऑर्डर्स, ये 2 शब्द तुम्हारी बुद्धि में नहीं आते क्या? मैं बस जीत की खुशी में वहां से कुछ लेना चाहता था। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वहां कुछ लोग जिंदा बचे हैं। इसी बीच चेयर पर बैठे सीनियर ऑफिसर ने पूछा, आखिर वहां हुआ क्या था? बताओ मुझे। दूसरे फौजी ने दीवार का सहारा लेते हुए धीरे से कहा, कबीर ने हमें वापस लौटने को कहा, और जब विशाल वहां से कुछ लेने गया तो तभी एक साइंटिस्ट वहां उस केमिकल का इंजेक्शन लेकर विशाल पर अटैक करने लगा। कबीर विशाल को बचाने गए और वो केमिकल का इंजेक्शन उनको लग गया। ये सुनते ही सीनियर ऑफिसर ने विशाल की तरफ देखा और चिल्लाते हुए कहा, इस गिल्ट के साथ कैसे रह पाओगे तुम? मैं बस कबीर को ठीक देखना चाहता हूं। विशाल को सिर्फ कबीर की चिंता थी। इन सब बकवास का कोई फायदा नहीं। जाओ, अंदर जाओ और देखो कि वो ठीक है कि नहीं। डॉक्टर ने दोनों को चुप कराते हुए कहा, जिसकी बात सुनकर दोनों फौजी हिम्मत करते हुए कबीर के कमरे के अंदर तक गए। क्या वो अभी भी मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो ज्वाइन कर सकता है? टीम इंस्ट्रक्टर ने सीनियर ऑफिसर से पूछा। सीनियर ऑफिसर का जवाब झिझक भरा था। ये मिशन तो ठीक गया और हमने उनका रिसर्च पेज भी खत्म कर दिया, लेकिन डॉक्टर की माने तो कबीर अब फिजिकली उतना काबिल नहीं है। और तुम तो जानते ही हो कि मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो में हम सिर्फ बेस्ट ऑफ बेस्ट को ही लेते हैं। वैसे इतना भी निराश होने की बात नहीं है, अभी उसकी ताकत की टेस्टिंग भी होगी। और तुमने तो 3 लोगों का नाम दिया था ना,
मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए? उनमें से 2 मिशन पास कर चुके हैं, तो उनका मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाना तय है। टीम इंस्ट्रक्टर सीनियर ऑफिसर की बात से खास खुश नहीं था। उसी वक्त विशाल, जो कि कमरे के दरवाजे से चिपक कर इनकी सारी बातें सुन रहा था, वो रो पड़ा। दूसरा फौजी भी इस बात को समझ गया था। वो कबीर को कंबल उड़ाते हुए उसी के बगल में बैठ गया। उसके पास कहने को कुछ था ही नहीं, कहता भी क्या। आखिर उसने विशाल को इस बात पर पहले ही 2 थप्पड़ लगा दिए थे। अगले दिन कबीर फिजिकल एग्जामिनेशन रूम के बाहर अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहा था। वो चुपचाप अपना पसीना पोंछ रहा था। विशाल भी उसी के साथ शांत खड़ा था। क्या होगा अगर रिजल्ट की वजह से तीनों अलग हो गए? इन 3 लोगों की टोली आर्मी के ज्वाइनिंग के पहले दिन से ही थी। अगर कबीर चला गया तो कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। तभी एग्जामिनेशन रूम से एक आदमी हाथ में फोल्डर लिए कबीर की तरफ आया और उसने कहा, रिजल्ट अच्छे नहीं हैं, सुनना चाहोगे? आखिर कबीर था तो फौजी ही। चेहरे पर मुस्कान लिए हुए उसने कहा, जरूर सर। उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा था। तुम्हारी पावर, स्पीड, ताकत, हर चीज में बहुत बड़ी गिरावट है। कबीर सबसे बेस्ट सोल्जर्स में से एक था और अब उसकी ताकत और तेजी दोनों ही किसी आम आदमी जितनी ही हो गई थी। किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे बता पाए कि अब वो मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो को ज्वाइन नहीं कर पाएगा। उस आदमी की बात सुनने के बाद भी कबीर के चेहरे पर हंसी ही थी। लेकिन एक फौजी की हंसी के कई मतलब होते हैं। सबके जाने के बाद विशाल से रुका नहीं गया और वो वहीं पर रोने लगा। कबीर उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अपना ध्यान रखना सीखो, अब तुम मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाने वाले हो। और याद रखना, वहां तुम्हें ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ेंगे, वहां तुम अपने मन की नहीं चला सकते। कबीर, मुझे माफ कर दो, सारी गलती मेरी है, सिर्फ मेरी है, विशाल ने रोते हुए कहा। कबीर विशाल को शांत कराते हुए सीढ़ियों की तरफ चलने लगा। विशाल की आंखों में दुख और निराशा दोनों ही थी। तभी जाते हुए कबीर को अपनी टोली का तीसरा फौजी दिखा और उसने उससे कहा, मेहनत करना और मेरी नाक मत कटाना। यह सुनकर ऋषभ ने जवाब दिया, मैं तुम्हारा मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो में इंतजार करूंगा दोस्त। कुछ ही शब्दों में ऋषभ ने अपना भरोसा कबीर को जाहिर कर दिया। कबीर ने ऋषभ से अलविदा कहा और अपने कमरे की तरफ चला गया, जहां उसे अपने सामान भी पैक करने थे। कबीर के उसूल पक्के थे। वहां और रुककर वो अपने साथियों का दुख बढ़ाना नहीं चाहता था। आखिर में कबीर ने अपनी फौजियों की टोली वाली फोटो बैग में रखी और वहां से चला गया। टीम इंस्ट्रक्टर के ऑफिस में कबीर अब पहुंच चुका था। कबीर, मैं चाहता हूं कि तुम रुको। तुम लड़ नहीं सकते, लेकिन मेरे साथ एज अ टीम इंस्ट्रक्टर काम कर सकते हो। सर, मैं अब एक ब्रेक लेकर कुछ समय एंजॉय करना चाहता हूं। कबीर ने हंसते हंसते कहा, वैसे भी आप तो मुझे जानते ही हैं, मैं मिलिट्री में सिर्फ अपनी अच्छी छाप छोड़ना चाहता हूं। लेकिन तुम अब भी बहुत अच्छे फौजी हो, लेकिन बेस्ट नहीं रहा सर। कबीर की ये बात सुनकर टीम इंस्ट्रक्टर इसके बाद कुछ नहीं बोल पाया। उसने कबीर को उसका रेफरेंस लेटर दिया और कहा, मैं जानता हूं तुम वापस आओगे। मैंने तुम्हारे लिए अपने दोस्त के साथ पुलिस डिपार्टमेंट में पोजीशन पक्की करवा ली है और वो तुम्हारे घर के पास ही है, दिल्ली में। जिसे सुनकर कबीर ने टीम इंस्ट्रक्टर को थैंक यू बोलकर सलामी दी और अपने रास्ते चला गया। वो विशाल और अपने साथियों को और गिल्ट में नहीं देखना चाहता था। सभी ने मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो में ज्वाइनिंग के लिए बहुत मेहनत की थी और वो भी कई सालों तक। वो नहीं चाहता था कि उसके साथी उसकी वजह से मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो छोड़ दें। कबीर के पिता राजवीर शेखावत उसके बचपन से ही रोल मॉडल रहे हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाना सिर्फ उसका नहीं, उसके पिता का भी सपना था। वो अभी तो यहां से जा रहा था, लेकिन ये उसके आर्मी करियर का अंत नहीं है, बल्कि ये तो एक नई शुरुआत की शंखनाद है। कबीर MIB के लिए वापस आएगा,
कबीर के अंदर का फौजी सिर्फ एक एक्सीडेंट की वजह से उसे अपना सपना छोड़ने नहीं दे सकता था। जैसे ही कबीर मिलिट्री कैंप के गेट तक पहुंचा, उसने एक आखिरी बार अपने बेस कैंप की ओर जी भर के देखा। उसने इस जगह पर अपनी लाइफ के सबसे बेहतरीन लम्हे बिताए थे। तभी अचानक कबीर की नजर सड़क के किनारे लगी हुई होर्डिंग पर गई, जिस पर एक फिल्म का पोस्टर लगा था। फिल्म के पोस्टर में मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस जेनिफर एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी के गेटअप में थी और ऐसा लग रहा था मानो वो कबीर को ही घूर रही हो। ये देखकर तुरंत कबीर की आंखों की पुतलियां फैल गईं, जिसे टीम इंस्ट्रक्टर ने तुरंत ही पढ़ लिया। ये तो फेमस एक्ट्रेस जेनिफर है ना? तुम जानते हो इसे? टीम इंस्ट्रक्टर ने पूछा। जानना शब्द कबीर और जेनिफर के रिश्ते के लिए एक अंडरस्टेटमेंट था। ये सवाल सुनकर कबीर के जहन में मानो यादों का जैसे एक तूफान सा आ गया और वो टीम इंस्ट्रक्टर के सवाल का जवाब दिए बगैर ही आगे बढ़ गया। क्या कबीर MIB में वापसी कर पाएगा? कैसी रहेगी उसकी MIB के बाद की जिंदगी?